Procedure for registration. So in this slide we will get overall idea about रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, वो सारी डिटेल हम उसका ओवरऑल आइडिया यहाँ पे इस स्लाइड में देखेंगे और बाकी स्लाइड में उसके डिटेल में हम उसका स्टडी करेंगे। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसको GST REG 01 फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए में उसको पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बेसिस पे उसको एक OTP जाएगा और उसका वेरिफिकेशन होगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का। फिर अगर वो सही हुआ तो उसको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे ही वो पार्ट ए सही तरह से कंप्लीट करेगा उसको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसके लिए पार्ट बी ओपन हो जाएगा। अब उसको पार्ट बी भरना है। व्हाट इज देयर इन पार्ट बी? पार्ट बी में पूरा डिटेल डालना है। क्या डिटेल डालना है? ही हैज टू फिल बिजनेस नेम, एड्रेस ऑफ द बिजनेस, KYC, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा। So in short, he has to fill all the details of the business in part B. पूरा जो डिटेल देना है बिजनेस का वो पार्ट बी में वो भरना है। So that is why we can say that GST REG 01 में दो पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। जैसे ही वो कंप्लीट करेगा दोनों पार्ट, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जिसको GST REG 02 बोलते हैं। उसको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा जिसको GST REG 02 बोलते हैं। और वो एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद उसको जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो विदिन 3 वर्किंग डेज, छुट्टी का दिन उसमें काउंट नहीं होता, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको क्या करेगा, GST REG 06, ये क्या होता है GST REG 06, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर सारा डिटेल सही है, सारा उसने जो डिटेल बराबर डाला है, जैसे उसने पार्ट ए पार्ट बी पूरा बराबर भरा, सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड किया है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जिसको बोलते हैं GST REG 06। सो यहाँ पे उसका एक स्टेप पूरा हो जाता है। बट अगर प्रॉपर ऑफिसर PO को ऐसा लगता है कि कोई डिटेल उसने बराबर नहीं फिलअप किया, जैसे मिस्टर एक्स है, उसका बिजनेस है A बट उसने सारी डिटेल B की डाली है, तो उसको क्या करेगा, वो GST REG 03 नोटिस फॉर डिटेल्स डालेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट बराबर अपलोड नहीं किया, या वो ऐसा बोलेगा कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो डालनी थी वो प्रॉपर वे में फिलअप नहीं किया, ऐसा वो इश्यू करेगा। या तो वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, अगर उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया तो ये उसको नोटिस इश्यू करेगा। कौन सी नोटिस इश्यू करेगा कि आपने जो भी डिटेल डाला है उसको रेक्टिफाई कीजिए, जिसको GST REG 03 बोलते हैं। तो नोटिस इश्यू करने के लिए कौन सा फॉर्म है, GST REG 03। अब क्या होगा, अब जिम्मेदारी आ जाएगी एप्लीकेंट की, जो अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको 7 वर्किंग डेज के लिए, विदिन 7 वर्किंग डेज उसको ये नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। वो सारी बातें जो प्रॉपर ऑफिसर ने मांगी है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो वो क्या करेगा, GST REG 04 प्रोवाइड डिटेल्स, ये GST REG 04 में उसको डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो अगर वो प्रॉपर ऑफिसर को ये 7 वर्किंग डेज के अंदर डिटेल प्रोवाइड कर देता है GST REG 04 के थ्रू, और वो सारी डिटेल्स अगर PO को सही लगती है तो वापस वो क्या करेगा, GST REG 06 प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसने एक दो चीजें गलती से गलत डाल दिया था, उसको वापस उसने रेक्टिफाई कर लिया GST REG 04 में, तो उसको GST REG 06 इश्यू कर दिया जाएगा। अगर
यहाँ पे ऐसा लगा कि अभी भी डिटेल बराबर नहीं था, जो नोटिस इश्यू किया था जीएसटी आरईजी 03 में, बट वो डिटेल वो प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो क्या होगा, फिर जीएसटी आरईजी 05 लेटर ऑफ रिजेक्शन, उसको लेटर ऑफ रिजेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, उसका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जीएसटी आरईजी 01 से जीएसटी आरईजी 06 तक का प्रोसीजर होता है। जीएसटी आरईजी 01 फॉर्म अप्लाई करने के लिए होता है, जीएसटी आरईजी 02 एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के लिए होता है, जीएसटी आरईजी 03 नोटिस इशू करता है प्रॉपर ऑफिसर, उसके लिए होता है, जीएसटी आरईजी 04 वो एप्लीकेशन को डिटेल फर्दर प्रोवाइड करने के लिए होता है प्रॉपर ऑफिसर को, जीएसटी आरईजी 05 लेटर ऑफ रिजेक्शन के लिए होता है, एंड जीएसटी आरईजी 06 ये सर्टिफिकेट ऑफ रिजेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, नॉट रिजेक्शन। सो इस तरह से जीएसटी आरईजी 01 से जीएसटी आरईजी 06 तक से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे, अब ये पूरा डिटेल आप समझ लिया है तो आपको प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हो कि देखो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन in detail, when to apply, so types of person, when to apply. If person is liable to register under section 22 is based on threshold limit, and 24 based, that is on compulsory registration. If person falls under these two sections, then he has to apply within 30 days from the date on which he becomes liable to registration. यानी जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ये सेम रूल सीटीपी और एनआरटीपी के लिए अलग है। उनको क्या होता है, सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी यानी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको जहां पे बिजनेस स्टार्ट करना है, इससे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मान लो कि कोई सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई और स्टेट में है, जैसे वो गुजरात में रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन गुजरात में है, पर वो थोड़े दिनों के लिए कोई और स्टेट में, महाराष्ट्र में जाके एक महीना 30 डेज 60 डेज के लिए बिजनेस करना चाहता है, और ही वांट्स टू टेक पार्ट इन सम एग्जीबिशन एंड वांट्स टू डू बिजनेस और वांट्स टू सप्लाई इन दैट स्टेट फॉर सम ड्यूरेशन, in that case he will not go for a normal registration, he will go for registration under the category of CTP or NRTP, but for that he has to apply at least 5 days prior to the commencement of business, यानी वो बिजनेस स्टार्ट करता है उससे पहले 5 दिनों से, उससे पहले 5 दिन के पहले उसको अप्लाई कर देना पड़ता है। यानी जैसे मान लो कि आज उसको 31 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको 31 दिसंबर के 5 दिन पहले से उसको स्टार्ट कर देना है। और वो ये तीसरा केस है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, व्हेन ही डिजायर्स सो, यानी जब भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पे उस पे कोई ऐसा रूल नहीं है, जब भी चाहे वो कर सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मींस उसका टर्नओवर बहुत कम है, जैसे मान लो कि कोई गुजरात में है, उसका टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है, बट ना उसको फिर भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो कर सकता है। हाँ तो कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपके लिए कोई हमारे लिए पाबंदी नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन, बट वंस यू हैव अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन देन ऑल द रूल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, नाउ दोज रूल्स आर एप्लीकेबल टू यू ऑल्सो। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा टर्नओवर तो 5 लाख ही है तो अब मुझे आगे से जीएसटी भरना है, तो हाँ भरना है, क्यों, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड किया जाता है, कौन सी डेट से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, तो डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन दैट मीन्स व्हाट,
कि अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप लायबल हो जाते हो उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर्ड डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपने लायबल हो रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए बट आपने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया, लेट अप्लाई किया, तो इन दैट केस में जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड माना जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड है, वो क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन दिल्ली। सो एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज इन दिल्ली। उसका टर्नओवर एक्सीड होता है 20 लाख से ऑन 1 नवंबर को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लेता है। नाउ ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बाय 1 दिसंबर, यानी 30 डेज के अंदर 1 नवंबर उसके बाद 1 दिसंबर तक उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बाय 1 दिसंबर, इतने ये ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसको अप्लाई कर देना है। नाउ ही अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 28 नवंबर, यानी 30 डेज के अंदर अंदर उसने अप्लाई कर दिया है। नाउ उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है 5 दिसंबर को, यानी जीएसटी आरईजी 06 मिलता है 5 दिसंबर को। नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा माना जाएगा, 1 नवंबर को, यानी जिस दिन उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ था 1 नवंबर, वही उसका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट माना जाएगा। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि इतना पहले से क्यों दिया, क्योंकि ये एक फायदा है, क्योंकि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपको जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन मिलेगा उतना फायदा होगा, क्योंकि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। इसलिए उसको ये फायदा हुआ, क्योंकि जिस दिन वो लायबल हो गया जीएसटी भरने के लिए उसी दिन से उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, और अगर उसको रजिस्ट्रेशन का लेट मिलता तो वो क्रेडिट नहीं ले पाता, जीएसटी तो भरना पड़ता बट उसका क्रेडिट नहीं ले पाता। इसलिए ये इसके लिए फायदे की बात है। इसलिए आप जैसे ही लायबल हो जाते हो तो जितने जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है सर्टिफिकेट, उतना आपके लिए अच्छा है। सेकेंड केस समझते हैं, सेम केस लेते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड सप्लाईज एंगेज इन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज इन दिल्ली, उसका टर्नओवर एक्सीड होता है सेम डेट को 1 नवंबर को, वो लायबल हो जाता है कब होता है 1 दिसंबर को। नाउ इन दिस केस ही अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 10 दिसंबर, यानी डेट खत्म हो गई उसके बाद उसने अप्लाई किया, अब उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है 10 दिसंबर को ही मिल जाता है, उसी दिन मिल जाता है। तो अब इस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10 दिसंबर, यानी अब उसका इफेक्टिव डेट कौन सी मानी जाएगी, रजिस्ट्रेशन की जीएसटी आरईजी 06 का जो डेट माना जाएगा वो 10 दिसंबर माना जाएगा, यानी उसको अब क्रेडिट थोड़ा मिलना, आगे वाले जो पीरियड है 1 नवंबर टू 10 दिसंबर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जीएसटी तो भरना पड़ेगा बट क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई, सो दिस इज रूल 10, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस तरह से आपको समझना पड़ता है कि जैसे ही आप लायबल हो जाते हो 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हो तो आपको जो डेट से लायबल हो रहे हो वही आपका रजिस्ट्रेशन का डेट बन जाएगा। बट अगर आपने लायबल हो रहे थे वो 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, याद रखना है। नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 रीड विद रूल 8, 9 एंड 10। इसमें क्या है, एप्लीकेबिलिटी, किसको एप्लीकेबल होता है ये रूल, तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब अंडर रूल 8, 9 एंड 10 आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ, यानी जो जिसका क्रॉस होता है सेक्शन 22, 24 उसको तो एप्लीकेबल होता ही है, बट अंडर कंपोजिशन लेवी जो स्कीम अप्लाई कर रहा है उसको भी एप्लीकेबल होता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड एवरी पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड सीटीपी, यानी ये सेम प्रोसीजर इन लोगों को भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कंपोजिशन लेवी में जा रहा है या जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है या तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है
वो जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है वो सबको ये सेम प्रोसीजर रूल एप्लीकेबल होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी यानी ये किसको अप्लाई नहीं होता, ये एनआरडीपी को, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, person required to deduct tax at source under section 51 or collect tax under section 52, that is ECO or 51 TDS, person supplying OI DAR services from outside India to a non taxable ऑनलाइन रिसिप्ट, इन लोगों को ये एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेशन कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी REG 01 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एट ए कॉमन पोर्टल ड्यूली साइंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC आधार OTP। उसको बराबर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया जाता है, ड्यूली साइन किया जाता है, ड्यूली वेरीफाई किया जाता है और आधार OTP से उसको वेरीफाई किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली EVC कोड होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, विच डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट एंड UT, जो जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसका प्रूफ, कौन से स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो आप एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। वेरिफिकेशन कैसे होता है, इट इज पैन फ्रॉम CBDT डेटाबेस, पैन बेस से पता चलता है। मोबाइल नंबर है, ईमेल है, उस पर आपको एक OTP सेंड किया जाता है और उसका जैसे ही वो OTP आप एंटर करते हो आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है। देन आपको TRN दिया जाएगा। TRN, व्हाट इज TRN? टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट। एक TRN एक जनरेट किया जाता है और एप्लीकेंट को बताया जाता है कि ये दिस इज योर टेम्पररी रेफरेंस नंबर, और उसको आप यूज करके एप्लीकेंट सेल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी along with specified document at common portal using TRN। और ये TRN यूज करके आप पार्ट बी को फिलअप कर सकते हो और जो भी डॉक्यूमेंट कंपलसरी जो अपलोड करना पड़ता है दैट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड थ्रू दिस, but for this you need TRN, temporary reference number, which you get after completing part A. Now acknowledgement. Now what is acknowledgement? On receipt of such application, an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to applicant electronically। एक acknowledgement slip मिलेगा। CTP gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic case ledger and acknowledgement is issued only after said deposit। यानी अगर कोई नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया है। बट अगर वो CTP होगा तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए थोड़ा एक स्पेशल रूल है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको एडवांस में टैक्स भी डिपॉजिट करना पड़ता है। यानी उसको प्री डिटरमाइन करना पड़ता है कि आप जहां पे बिजनेस टेम्पररी करने जा रहे हो, जितने भी दिनों में आप बिजनेस करोगे, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना टैक्स लायबिलिटी होगा, आपको उसको डिसाइड करना है इन एडवांस और उसको डिपॉजिट करना है, टैक्स डिपॉजिट करना है। अगर ज्यादा हुआ तो कुछ नहीं, आपको क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में उसका क्रेडिट मिल जाएगा एंड यू कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट एज पर सेक्शन 49। बट कम हुआ तो आपको डिफरेंस पे कर देना है। तो जब तक वो डिपॉजिट नहीं होगा आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। सो CTP के लिए थोड़ा प्रोसीजर अलग है कि उनको डिपॉजिट टैक्स अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। नॉर्मल पर्सन को ऐसा कोई डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, उन लोगों को डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। फॉरवर्डेड, नाउ दिस एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ये देखो पूरा एक प्रोसीजर हो रहा है, जैसे आपने पार्ट A पार्ट B फिलअप किया, एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया, फिर आपको फॉरवर्ड किया जाएगा ये प्रॉपर ऑफिसर को। देन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इसको एग्जामिनेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। इफ एप्लीकेशन एंड accompanying documents are found to be in order, proper officer shall grant registration to applicant within 3 working days
फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी ऐसा माना जाता है कि ये 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं होता कि मिल ही जाता है, कभी कभी उसको लेट भी मिलता है। और ऐसा होता है कि जब जीएसटी जब आया था, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, तो उस दिनों में नहीं मिल पा रहा था, बट अभी अभी मिल रहा है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेवी लोड होता है तो वो नहीं भी हो पाता। बट ऐसा बोलती है कि इट इज अवेलेबल विद इन 3 वर्किंग डेज। ये 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा हुआ तो उसको क्या करना है, इफ एप्लीकेशन एंड accompanying documents are found to be in order, PO shall grant registration to applicant within 3 working days from the date of submission of application. Deficiency in application, अगर deficiency मिलती है तो क्या करेगा, if application is found to be deficient, तो PO proper officer may issue a notice to applicant electronically in form GST REG 03 within 3 working days from the date of submission of application। यानी 3 वर्किंग डेज के अंदर उसको 2 काम करना है, या तो GST REG 06 इश्यू करना है, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या तो फिर अगर उसको ऐसा लगता है कि इफ whatever information provided or whatever documents provided by the applicant is not proper enough, are deficient, there is some point that is missing, so in that case he will issue a notice under form number GST REG 03 within 3 working days। ये 3 दिनों में उसको या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है या तो नोटिस इशू करना पड़ता है। वो नोटिस में उसको रीजन भी बताना पड़ता है कि क्यों उसने ये नोटिस इशू किया है और क्या वो मांग रहा है। नाउ अगर नोटिस इशू हो गया तो अब एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है उसका क्या रोल होता है, उसको ये रोल करना पड़ता है क्लैरिफिकेशन बाय एप्लीकेंट। एप्लीकेंट शैल फर्निश क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली in form GST REG 04 within 7 working days from the date of receipt of notice। यानी उसको जैसे ही ये नोटिस मिलता है विद इन 3 वर्किंग डेज, अब उसकी भी एक लायबिलिटी बन जाती है कि उसको एक फॉर्म GST REG 04 भर फिलअप करना पड़ेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। ये सारा उसको 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कर देना है। और जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है that he has not provided, has to provide during through this form GST REG 07। if proper officer is satisfied with the clarification information etc, he may grant registration to applicant within 7 working days from the date of receipt of such clarification। हाँ, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये 7 वर्किंग डेज के अंदर जो नोटिस जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है फॉर्म नंबर GST REG 04 के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है एप्लीकेंट ने, अगर वो सही लगता है, अगर वो प्रॉपर लगता है, तो क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर, उसको वापस जो सर्टिफिकेट नहीं इशू किया था पहले वो वापस इशू कर देगा, GST REG 06 इशू कर देगा। रिजेक्शन बाय PO, प्रॉपर ऑफिसर ने अगर रिजेक्ट कब करता है, वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट। यानी जो GST REG 04 है उसमें 7 वर्किंग डेज के लिए रिप्लाई करना था बट उसने रिप्लाई ही नहीं किया। और वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द एप्लीकेंट, देन इन दैट केस द प्रॉपर ऑफिसर मे रिजेक्ट सच एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST REG 05। यानी एक GST REG 05 उसको इश्यू कर देगा और बोल देगा कि नाउ यू हैव नॉट सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉर्म एंड ही कैन इन्फॉर्म दिस थिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर GST REG 05, दैट इज लेटर ऑफ रिजेक्शन, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऐसा। और एक बात है डीम्ड अप्रूवल की, इफ PO फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 3 days into bracket 7 days in case of deficiency, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। यानी 3 दिनों के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने PO ने अगर रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि
उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन मिल गया है। तो ये ड्यूटी बनता है प्रॉपर ऑफिसर को कि उसको 3 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर देना है। बट उसने अगर 3 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया है तो उस केस में उसका अप्रूवल मिल गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसको मान लिया जाएगा डीम्ड अप्रूवल, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। सो इसीलिए यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसा बोलती है कि वो लोग अप्रूव कर देते हैं विद इन 3 वर्किंग डेज। जैसे ही अप्लाई करते हो तो उसके 3 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10, where the application for grant of registration has been approved, a certificate of registration in form GST REG 06 will be issued। जैसे ही अप्रूव हो जाता है उसको GST REG 06 मिल जाता है। It shows that principal place of business PPOB and additional places of business and is made available to the applicant on the common portal, and a goods and service tax identification number GSTIN shall be assigned। GSTIN contains the following characters, 15 characters। यानी सब कुछ अगर सही रहा तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें उसका GSTN नंबर प्रोवाइड होगा, GSTN नंबर उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो 15 कैरेक्टर्स का बना होता है। और वो 15 कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से होता है, 2 कैरेक्टर्स फॉर स्टेट कोड, 10 कैरेक्टर्स फॉर पेन और 10 क्यों, कई बार है ना पेन के बदले में कई जो टैक्स डिडक्टेड, जो टैक्स कलेक्टेड है, जो TDS डिडक्ट करते हैं, जो TCS डिडक्ट करते हैं, उनके पास 10 होता है और वो 10 बेस पे भी अप्लाई तो कर सकते हैं। तो इस तरह जो पेन बेस में अप्लाई किया है या 10 बेस में अप्लाई होता है तो उसका 10 बेस कैरेक्टर होता है। तो कई लोग ऐसा पेन नहीं अप्लाई करके 10 को भी रख सकते हैं। बट जिसके जो 10 के लिए जिसके पास 10 नंबर है उसके पास पेन नंबर होगा ही। बट गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो 10 बेसिस के नंबर पे भी। 2 कैरेक्टर फॉर द एंटिटी कोड एंड 1 चेकसम कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से ये टोटल 15 कैरेक्टर होता है जिससे GSTN नंबर बनता है। उसको डिटेल में समझते हैं GSTN नंबर को किस तरह से होता है। सो GSTN नंबर कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट 2 डिजिट, जैसे लेट अस टेक फर्स्ट 2 डिजिट 24, इट इज फॉर स्टेट कोड। जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग कोड होता है, वो फर्स्ट 2 डिजिट में वो स्टेट का कोड यहां पे दिया जाता है। नेक्स्ट जो 10 डिजिट होता है, वो 10 जो डिजिट है वो पान कार्ड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है, ट्रेडर होता है, एक्सपोर्टर होता है और डीलर होता है। कई बार वो 10 नंबर भी होता है। तो ये 10 डिजिट जो होती है वो पैन कार्ड बेसिस पे होती है। जो भी पैन कार्ड मैन्युफैक्चरर का होता है, ट्रेडर का होता है, एक्सपोर्टर का होता है या डीलर्स का होता है, वो पैन कार्ड होता है। तो 2 + 10 12 हुआ। फिर नेक्स्ट 1 डिजिट होती है, नेक्स्ट जो डिजिट होती है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, यानी आपने एक स्टेट में कितना रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका एक प्लेस होता है उसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और दूसरे प्लेस को वो एडिशनल प्लेस ऑफ ब्रांचेस, एडिशनल जो ब्रांचेस होता है उसको वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देता है और एक ही रजिस्ट्रेशन लेता है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जितने भी ब्रांचेस है उसके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो अगर मान लो कि उसको एक स्टेट से एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे जैसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पहला नंबर, दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा नंबर, तीसरे रजिस्ट्रेशन के लिए तीसरा नंबर। तो अब मान लो कि किसी का 10 रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे डिजिट तो एक ही लिखना है, तो क्या लिखेगा वो, तो फिर वो 10 तो नहीं लिख सकता। 9 रजिस्ट्रेशन 1 to 9 तो लिख सकता है बट वो 10 तो नहीं लिख सकता है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि अब अगर उसका 10वां रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर हम A लिखेंगे, अगर 11 होगा तो B लिखेगा। इस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट 26 जो लेटर्स होता है उस तरह से जाएगा। तो अब बोलो किसी का उससे भी आगे चला गया, इतना रजिस्ट्रेशन अभी तक ये बात तो इतना किसी ने किया नहीं है,
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक स्टेट में ऐसा करेगा और हर एक स्टेट में मान लो कि इसका अलग अलग बिजनेस है, तो उसको कितना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कितना उसका वर्क बढ़ जाएगा। सो इस तरह से ये नेक्स्ट डिजिट होता है, वो कौन सा नंबर है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। आप पहला रजिस्ट्रेशन है सेम स्टेट में, या दूसरा रजिस्ट्रेशन है, तीसरा रजिस्ट्रेशन, वो शो करता है ये नेक्स्ट डिजिट। उसके बाद वाला डिजिट है डिफॉल्ट डिजिट है, जो जेड ही होता है। अब कोई भी डिजिट हो सकता था, बट गवर्नमेंट को जेड पसंद है तो जेड ले लिया गवर्नमेंट ने। और जो लास्ट डिजिट है होता है वो है चेकसम कोड। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड होता है, जो आगे वाले कोड के बेसिस पे से कोई भी बना सकता है। क्योंकि देखो आगे वाला कोई भी नंबर कोई भी बना सकता है, यानी अगर कोई चाहे तो जीएसटी नंबर वो अपने आप भी बना सकता था। उसका पान कार्ड होता है, स्टेट का कोड भी उसके पास है, 1 2 भी वो लिख सकता है, जेड भी लिख सकता है, पर ये चेक सम कोड नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एक लॉजिकली डिराइव्ड होता है और जिससे वो सही है कि गलत वो पकड़ में आ जाता है। तो इट इज ए लॉजिकली प्रोसीजर, एंड वो आगे का एक यूनिक कोड होता है जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। तो इस तरह से पूरा आपका जीएसटीएन नंबर 15 डिजिट का बनता है। फर्स्ट 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट फॉर पैन कार्ड, नेक्स्ट 1 डिजिट फॉर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, देन नेक्स्ट डिजिट है वो डिफॉल्ट डिजिट है जो जेडी होता है, एंड देन लास्ट जो डिजिट रहती है जो चेकसम कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। Thanks for watching my video. Do like and subscribe my YouTube channel.